आपको बिहारी बुलाया गया है कभी? बॉम्बे में बिहारी मेंट दैट यू आर अ लेबरर। इधर आप रिक्शा चला रहे हो, आप मजदूर हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली वी वर वेरी अशेम्ड। आई रोड द कैट, आई गॉट इन टू आई एम अहमदाबाद, बट जिस साल मेरा आई एम अहमदाबाद में हुआ, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो गेटिंग मैरिड। वेडिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस MBA। पहले वेडिंग करा लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड कि 8.5-9 लाख की सैलरी लग जाएगी। एक IIT वाला जब लॉन्ड्री मैन बनता है, हाउ इज़ दैट ट्रांजिशन लाइक? बहुत सैलरी है, बहुत अच्छी पैकेज है, पूरी फैमिली, पूरे खानदान को बता दिया था। अब वो सब छोड़ के तुम चाहते हो कि तुम सब जीरो कर दो, इज़ वन थिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट तुम बोल रहे हो कि तुम धोबी बनोगे, वॉज द बिगर स्कैंडल। वो में आप 1 करोड़ पर एनम की सैलरी पे दे। हाँ, I was one of the highest paid employees at Trebo Hotels. We have cases where a lot of people request us that we should not publicly disclose for the simple reason that उनके घर वाले क्या सोचेंगे या समाज क्या सोचेगा कि आपने लॉन्ड्री की फ्रेंचाइजी ले ली। 125 करोड़ 150 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, मतलब इतने रुपए के हम कपड़े धो रहे हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक स्पेशल गेस्ट के साथ है जो एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। हमने अरुणव सिन्हा से उनकी लाइफ के बारे में बात की, उनके ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में बात की और ये पता करने की कोशिश की कि एक इंसान जो एक छोटे से गांव से IIT बॉम्बे में पढ़ने के लिए आता है, उन्हें किस तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके बियॉन्ड एक इंसान अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करता है। इस पॉडकास्ट से आपको ना सिर्फ उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी, बट आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, वो किस तरीके से कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक्चुअली क्या होता है और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज बनाई कैसे जाती है। द पॉडकास्ट विद अरुणव सिन्हा स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। To begin with, Arnav, I want to start with your journey, right? And when we talk about journeys, we usually talk about आप बड़े कैसे होते हो, because a lot of things get defined कि आप बड़े कहाँ होते हो और कैसे होते हो। So आपकी लाइफ में वो कैसा था जर्नी? So I'm basically from Bihar, and I was born and brought up in this place called Dimna, जो आज expanded जमशेदपुर का पार्ट है, but growing up it was a small hamlet, if you can call it so, जो कि मेन जमशेदपुर स्टील सिटी से 5-6 किलोमीटर दूर था। एंड ग्रोइंग अप दैट वाज आवर बिगेस्ट एम्बिशन इन लाइफ। सो माय फादर वाज अ ट्यूटर इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड हमारी जो ज़िंदगी थी, एंड वेरी वेरी बेसिक थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वर एज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्टील सिटी एज पॉसिबल। जमशेदपुर आप देखोगे तो 1980s 90s में भी was a very advanced city compared to a lot of other Indian cities, but डिमना जो था it was as bad as any बिहार city can get। तो ये जो 6-7 किलोमीटर में दुनिया जो बदल जाती थी, that for us was the biggest ambition in life, कि बहुत मेहनत करनी है, probably अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है एंड उसके बाद किसी भी तरह टाटा स्टील में जॉब कर लेनी है, so that I can take my entire family, my parents, my sisters out from this hellhole called Dimna Road into Steel City. उसके बाद while I think I was in the 7th or 8th standard, we had someone from Jamshedpur who topped IIT JEE. अब जैसे उसने टॉप किया IIT JEE, suddenly he became the talk of the town. So everybody was talking about it, and that's when we came to know कि एक IIT JEE कुछ होता है और इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है और पोटेंशियली बाद में पैसे भी मिलते हैं। So I started studying, preparing for IIT JEE. I started reading my elder sister's maths books, physics books, etc. And बहुत मेहनत करी, finally got through. And coincidentally जो मेरा रैंक था उस समय IIT JEE में, उसमें मुझे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला IIT बॉम्बे में। So literally I felt that life is set. मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मतलब आपका टाटा स्टील में एंट्री का पासपोर्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट IIT का ठप्पा लग गया तो टाटा स्टील विल डेफिनेटली लव टू हैव समवन लाइक यू। हम सब आई थिंक ज़्यादा खुश इस बात से नहीं थे कि IIT JEE क्रैक हो गया जिसके लिए इतनी मेहनत करी। आई थिंक हम ज़्यादा खुश इस बात से थे कि मेटलर्जी मिल गया IIT बॉम्बे में, तो 4 साल बाद 5 साल बाद टाटा स्टील में एंट्री मिल जाएगी एंड वी विल ऑल मूव ला फैमिलिया टू टाटा स्टील।
राइट। हम बात कर रहे थे आपके पास के बारे में, आपके मम्मी पापा के बारे में, एंड द कम्युनिटी इन द विलेज दैट यू हैड, जहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि शायद यहाँ से निकलना probably would be a source for our prosperous life, राइट? और ये सब ड्रीम करते हैं शायद। और हम बिहार की बात कर रहे थे, आज भी अगर आप स्टैट्स उठा के देखो कि बिहार की हालत किस तरीके की है, व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ दैट पर्टिकुलर स्टेट हैड फॉर ओवर सो मेनी ईयर्स, राइट? What according to you, because आप वहाँ के रहने वाले हुए हो कभी ना कभी, तो what according to you went wrong with Bihar in your opinion? So, slightly controversial answer, but I have seen this closely. So I think, and we all know it's politics. While different states have had different politicians, different level of corruption, but I think Bihar has absolutely led from the front when it comes to corruption in politics. I'll not name the person, but I'm very sure लोग relate कर लेंगे. मेरे फादर जमशेदपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ही वॉज अ ट्यूटर, एंड वो उनको पेपर्स चेक करने के लिए कहा जाता था. एंड देन वी हैड दिस चीफ मिनिस्टर, उनकी एक डॉटर अपना मेडिसिन्स कंप्लीट करने के लिए उसी कॉलेज में आई थी. एंड पापा बताते थे कि वो कुछ नहीं लिखती थी अपने आंसर शीट पर, और फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि आपको 100 आउट ऑफ 100 देना है. तो आई थिंक जो अनफॉर्चुनेट रहा है बिहार में, एंड विदाउट नेमिंग पॉलिटिकल पार्टीज, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली पार्टीज माइट हैव चेंज्ड, बट जो माइंडसेट रहा है इज़ दैट यू डू नॉट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन पावर. तो जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो कर लो, एंड people keep filling their pockets at the expense of all the development that could have potentially happened. So this could have, I absolutely believe, उड़ीसा में हो सकता था. So look at where Odisha is today. तेलंगाना में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता था? So I think if I could go back 40-50 years, the first thing and the only thing that I would possibly want to correct in Bihar is politics. वेरी वेरी पावरफुल. एंड शायद इसी से निकलने के लिए आपके जैसे बहुत सारे अरुणव्स वहाँ पे भी ये ट्राई करते हैं कि द की टू सक्सेस इज प्रोबेबली गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूट लाइक IITs, राइट? द थिंग दैट हैपेंड टू यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो अभी भी बहुत सारे लोग थ्रू IAS या फिर थ्रू एनी गवर्नमेंट सर्विसेज, थ्रू CGL हो जाए या रेलवेज हो जाए, करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? When that happened to you, what was that moment for you and your family? Did you feel that now my life is secured, and probably looking at me, a lot of other lives will also be secured in the future? So I think yes. मतलब आप देखोगे तो बिहार में one reason why entrepreneurship also did not flourish was that it's not easy to run a business. I knew someone जिनका एक टेलीविज़न का बहुत बड़ा शोरूम था, और जब चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी थी तो उनके लोग आए, सारे टेलीविजन उठा के ले गए कि यार गेस्ट हाउस में लगाना है, जो आ रहा है उनके रहने के लिए. एंड ऑब्वियसली नो मनी वॉज पेड, एंड देन आउट ऑफ दो से 40-50 टेलीविजन उठा के ले गए, उसमें से 20 टूट गए, जो 30 वापस आए वो बहुत बुरी स्टेट में थे. तो आई थिंक ये दिस लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑन योर माइंड, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग अप. आप छोटे हो, आपको पता चलता है कि आपके स्टेट में, पटना में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इट इवन पुशेज यू कि यार कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल यू हेयर अराउंड योर सेल्फ इज निगेटिविटी. हर बंदा यही कह रहा है कि नहीं, यहाँ से निकलो, बिहार में कुछ नहीं हो सकता. सो वी हैड अ सीरीज ऑफ माइग्रेशन इन माई फैमिली. फर्स्ट माई एल्डर सिस्टर केम टू DU, then my younger sister did her medicines, and then I also left the city. And I'll be honest, all of us are now here in Delhi. So and this I'm seeing across families, even हमारी extended family में we hardly have anyone left behind in Bihar. सब दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर इधर उधर सेटल हो गए हैं. सो दैट डज लीव अ बैड इम्प्रिंट ऑन योर माइंड. आई जस्ट होप कि थिंग्स चेंज हो. कुछ हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी हो रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बढ़ रहा है, बट आई थिंक ओनली टाइम विल टेल क्या होता है. मैं कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पाता हूँ अर्णव, बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसी एक शहर से हुई है. अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. आई बिलोंग टू जामताड़ा, राइट? और झारखंड में ही है, जो पहले बिहार हुआ करता था. और आप भी जब बड़े हो रहे थे तो बिहार में ही आप बड़े हो रहे थे प्रैक्टिकली. आपको बिहारी बुलाया गया है कभी? एंड डू यू टेक दैट एज अ बैज ऑफ ऑनर? डू यू टेक इट विद प्राइड, और डू यू फील लाइक देयर इज समथिंग अमिस? तो आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक as you mature, as you grow up, your perspective changes. I'll be very honest, initially we were very ashamed
कि यार, एंड बिहारी वॉज यूज एज स्लैंग। आईआईटी में भी लोग एक दूसरे की मारने के लिए, मज़े लेने के लिए एक दूसरे को बिहारी बोलते थे। सो इन आईआईटी ऑल्सो इट वॉज अ स्लैंग, नॉट सो मच इन साइड आईआईटी बट आउटसाइड आईआईटी तो बॉम्बे में बिहारी मेंट दैट यू आर अ लेबर, आइदर आप रिक्शा चला रहे हो, आप मजदूर हो। तो इनिशियली आई यूज टू feel pretty embarrassed, and we always, the lot that came from Jharkhand, they always tried to prove that यार हम बिहार से नहीं हैं, हम झारखंड से हैं, जमशेदपुर से हैं, स्टील सिटी से हैं। and many a times I would not even reveal, I would say I am from Jamshedpur and then not get into the dialogue whether Jamshedpur is Bihar, Jharkhand or not. But today, as I grew up, and even today people when they ask me where I am from, the first thing I say I'm from Bihar, and then I talk about the fact that I grew up in Jamshedpur, but my parents are natives of Bihar, and for me, for all practical purposes, Jamshedpur was Bihar. So I think now I feel proud. I think I'm matured, and I have realized that I should be very proud of where I come from, and today I take Bihari as a badge of honor. और जब आईआईटी गए, डिड यू फेस डिस्क्रिमिनेशन बेसिस आप कहाँ से आते हो, आप किस तरीके से बातें करते हो, आप किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, वेयर द डिस्क्रिमिनेशन ऑन दैट? मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बट एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी, एक डर था। जब आप छोटे शहर से आते हो, स्पेशली, एंड आई वुड नॉट से जस्ट झारखंड या जस्ट बिहार, इवन राजस्थान के छोटे शहर से लोग आए, आंध्रा से आए, तो हमारा जो लॉट था, हमारे सपने यही थे कि टाटा स्टील जाना है या मे बी इन्फोसिस जाना है, और हमारी इंग्लिश बेकार थी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम था कंपेयर टू किड्स फ्रॉम बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, एंड उनका कॉन्फिडेंस देख के हमेशा डर भी लगता था, उनसे बात करने में भी डर लगता था। बट आई वुड से आईआईटी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर। तो वाइल शुरू में आप डरते हो, लेकिन एक चीज़ जो आईआईटी में बहुत सही है कि नोबडी, अगर कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है तो अदर्स मेक श्योर दैट ही कैन बी ग्राउंडेड, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत डरपोक हो, तो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस बिकॉज योर पीयर विल कीप पुशिंग यू। तो कौन सी कैटेगरी में थे आप? डरपोक वाली कैटेगरी में थे या फिर? मैं शुरू में बहुत डरपोक वाली कैटेगरी में था। डरपोक वाली में था शुरू में। मैं गया था विथ वेरी हाई होप्स। जमशेदपुर में आई वॉज अ सीरियल क्लास टॉपर, मतलब फर्स्ट आता था, सिर्फ 1-2 बार सेकेंड आया था। तो मैं गया था बहुत हाई होप्स लेकर कि आईआईटी में जाऊंगा, ये कंटिन्यू करूंगा, विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड एंड देन गेट इनटू टाटा स्टील। बट वहाँ पर गया तो बिगेस्ट शॉक वाज कि यार एवरीबडी वाज अ क्लास टॉपर, सो यू वर नो डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन नेक्स्ट टू यू और पर्सन अबव यू। और जब एग्जाम्स देने शुरू हुए तो जब आई वॉज लैंग्विशिंग इन द बॉटम हाफ, तो दैट फॉर मी वॉज अ इनिशियली इट वॉज अ शॉकर कि यार मैं इतना स्टड इंसान हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ बॉटम हाफ में। बट जब 6-7 बार पेपर दिए, खूब पढ़ाई करी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, आई रिजाइंड माई सेल्फ टू माई फेट कि यार देखो यहाँ पर बहुत स्टड लोग हैं, तुम शायद अकेडमिकली नहीं बीट कर पाओगे, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट एल्स यू कैन डू इन लाइफ। The other thing is how you are perceived within your own peers, how you actually fare in the day-to-day life of a campus life that you are leading in a place like IIT. उसमें आपको कोई दिक्कतें हुई coming in from a place of not so much privilege that you were growing up with? हाँ, तो आई थिंक ट्रांजिशन था जो कॉन्शियसली किया। जब शुरू में आए थे वहाँ पे तो लिटरली गुट बन गया, जितने भी बिहारी थे, झारखंडी थे, सब यूज टू स्टिक टुगेदर बिकॉज पता था कि हम सबसे अब्यूज लोग हैं, और नाम भी पड़ गया था बिहारी गैंग कि वो देखो बिहारी गैंग आ रहा है। फिर पता चला कि बाद में कि ये अक्रॉस ईयर्स है, सेकेंड ईयर में भी एक बिहारी गैंग है, थर्ड ईयर में एक बिहारी गैंग है। देन ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अस कि चलो बिहारी गैंग है, कभी इनके साथ लंच कर लिया, कभी हमने फिर धीरे धीरे अपने शेल से बाहर निकल के किसी मराठी से इंटरेक्ट करना शुरू किया, किसी राजस्थानी से इंटरेक्ट करना शुरू किया, एंड देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फंडामेंटली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज. They had the advantage of going to a school in Mumbai or Delhi or Bangalore, so obviously they were better at English than us, and they were obviously more confident than us. But जो fundamental truth था, that was not very different. IIT में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, I don't know what's the scene today, but mostly हमारे क्लास में 90-95% were people from either lower middle class or middle class. तो at least पैसों का डिफरेंस नहीं था। अनुनव, एक जनरल सेंस है अबाउट इंजीनियर्स इज दे आर नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स दैट दे हैव, अवेयर ऑफ how the socio-political scenario is, how people live in the country, aware of the psychology of things that happen.
और उनको बहुत एक क्लॉजेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर रखा जाता है, इज़ वॉट इज़ देयर इन द पॉपुलर मीडिया नाउ, विच इज़ trying to be broken by the new education policy that we have, या फिर a lot of other interventions that these higher institutes are doing. How much do you agree with this, that engineers are straitjacketed into certain human beings जिनको सिर्फ एक stream आती है, because that was the whole idea of having engineers, right? Higher education institutes like IITs came into being because machines चलाने के लिए उनकी ज़रूरत थी, right? But अभी वो shift लाना बहुत ज़रूरी है probably to make you an individual who has a holistic learning experience, और जो सोच पाए beyond what is taught to them. Do you think that that was the case with you when you were learning, or do you think that because the diversity factor was there in an institute like IIT, you learned from these very peers at that point? So I think I will answer on behalf of IITs, and especially during my time we only had these 7 IITs, Kanpur, Kharagpur, Bombay, etc. अभी शायद 21 हो गए हैं IITs. I think around 20 हैं. तो it was exactly what you mentioned कि हमारा एक cocoon था. Now when I talk about IIT Powai actually had a locational advantage compared to आप खड़गपुर कानपुर देखेंगे जो outskirts पे हैं. IIT Bombay was right in the middle of Mumbai suburbs, so you had a lot of options. But I'll be very transparent, हमारे लिए वो outings होते रहे कि पूरे महीने में एक दिन आपने decide किया कि चलो यार आज नरीमन पॉइंट जाना है या आज मरीन ड्राइव जाना है, एंड यू वुड गो आउट एज अ ग्रुप, यू वुड स्टे क्लोज टुगेदर एज अ ग्रुप, यू विल स्पेंड सम टाइम एट मरीन ड्राइव, आपने बड़े मियाँ में जाके खा लिया, आप वापस आ गए. बट बियॉन्ड दैट आर एक्सपोजर टू पीपल आउटसाइड ऑफ IIT वॉज वेरी मिनिमल. तो अब IIT में जो बैठे हुए थे सबकी ऑनेस्टली थिंकिंग भी बहुत सिमिलर थी. हम सब बहुत पढ़ाई करके आए थे, वो भी बहुत फोकस पढ़ाई कि भाई ज्योग्राफी हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस मत करो, अगर IIT क्रैक करना है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपको क्रैक करना है. ज्योग्राफी में आप 40 भी ले आओगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, यू विल बी एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम 12th. सो वाइल एंड दैट इज़ व्हाट मेजॉरिटी ऑफ अस वर. एंड देन वंस यू गेट इनटू IIT, ये सारे जो लोग आते हैं, मेरे बैच में 540 लोग आए थे. अब हर बंदा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा था, बट बियॉन्ड दैट वी हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज. एंड बिकॉज then for the next 4 years or 5 years you still did not have interaction with the outer world, just limited to a few cultural festivals or stuff like that, so your information exchange remained limited to that particular crowd. तो जो लोग खुद से बहुत self motivated थे, which was very few, they consumed a lot of content, they read books, they read about what's happening outside the world, they also probably traveled outside of the campus, but for majority of us the world inside IIT was everything, and अब जब बाहर निकले तो it was shocking. Correct. And इसी related एक और question है, which is another thing that is discussed in the popular media, कि IITs से निकले हुए founders अच्छे होते हैं या IIM से निकले हुए founders अच्छे होते हैं, right? I am sure आपके life में भी एक definitely कभी ना कभी हुआ होगा. What is this duel? Why do we even have to debate around this? I agree. And it should not even be IITian founders versus non-IITian founders, या IITian founders versus IIM founders versus others. I think सबसे बड़ा problem वहीं पे start हो रहा है, that people, the debate starts कि यार IITian founders को पैसे क्यों मिल रहे हैं, या non-IITian founder ने इतना अच्छा brilliant idea लाया, उसको पैसे क्यों नहीं मिले. I think the need of the hour is that it should not be binary. I don't think going to an IIT makes you a better founder, or going to an IIM makes you a better founder than IIT. And I think सबके लिए it should be a level playing field, because I think anybody who's building something is working very hard and potentially trying to create an impact. कहीं ना कहीं आपको लगता है ना, it comes out because of some sense of elitism that is seeped in? I think I'll be a little biased. I think दोनों है. एक तो yes, there is a sense of elitism. I'm added on multiple IIT founders group, IIT Bombay founders group, IIT overall founders group, which are in a sense a very elitist society. कि आपने पहले ही उस WhatsApp ग्रुप को ब्लॉक किया हुआ by saying तो IITIMShadi.com भी हो गए for correct तो वो है. And I have seen people on those groups talking lowly about founders who are not from IIT. कि कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, अरे नहीं यार ये पता नहीं कहाँ से है, इसने कुछ बना दिया है बट इसमें दम नहीं है आइडिया में, या इसका टेक वीक है, मैंने देखा इसका टेक तो बेकार है, एंड दैट हैपन्स. सो आई थिंक देयर हैज़ बीन अ सेंस ऑफ एलिटिज्म ऑल्सो, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट देर इज ऑल्सो दिस टेंडेंसी टू पुल डाउन IIT फाउंडर्स.
तो जो नॉन IIT वाले हैं उनको लगता है कि यार this founder or this startup doesn't deserve the credit it is getting. He's only getting it because इसने IIT crack किया था. तो I think that also is not the right way to look at it. Probably उसने IIT crack किया था, उसने बहुत मेहनत करी थी और maybe अभी उसका startup genuinely बहुत अच्छा startup है. So I would agree with you that in a sense there is an elitism. Groups बनते हैं. IIMshadi.com is the perfect example of the most elitist thing that somebody could have imagined and actually gone on to create. But at the same time, I think because of that elitism, this sense of pulling down has also come in, where non-IIT founders sometimes try to pull down IIT founders by saying that इसमें इस आइडिया में क्या था, इसमें पैसे क्यों लग गए. Right. Let's talk about your first job that you got from IIT, because that's something that you all focus on, right? Because हम जाते हैं with this aspiration कि हम IIT से पढ़ के निकले, अभी now my life will change, I will get a fantastic job और फिर इसके बाद शादी करेंगे, बीवी बच्चे होंगे and life will be like the sweetest thing ever, right? आपके केस में क्या हुआ? What exactly came your way? आपने किस तरह से process किया after IIT life? So I got lucky when it came to placements. I was a 6 point someone. So generally 6 point someones would typically not get placed in the first 4-5 days of placement. I got lucky कि मैं second day पे place हो गया. So पहले साल में was a very depressing year for me because आप आते उड़ते हुए हवा में आप रहते हो कि आप टॉपर हो, यहाँ पे आके मचा दोगे, and then you realize that you're not even in the top 50% of your class. सेकेंड ईयर से मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, विच आई थिंक इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, टॉकिंग टू सीनियर्स, जो उन्होंने बताया कि यार देख, तू अकेडमी में तेरा कुछ ना होना, तो तू कुछ और फिगर आउट कर ताकि तेरी CV बन सके. सो दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड द फर्स्ट एवर न्यूज़ पेपर फॉर द मेटलर्जी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. I started an event called Padarth, which was dedicated to students of metallurgy and material science across India. I'll be very honest कि मैंने दोनों सिर्फ CV के लिए किया था शुरू में, but fortunately exciting निकल गया. That was my first sense of starting up and I actually enjoyed it, but I had never created them to actually create an impact. My only idea was कि CV पे लिखने के लिए 2-3 points मिल जाएंगे. They turned out to be very big. Today Padarth and Dhatuki, Padarth was the event and Dhatuki is the magazine. They are the biggest in India in the metallurgical engineering and material science domain, but they actually added a lot of value. मुझे मेरी shortlisting ही ZS Associates करके एक pharmaceutical consulting firm है, वहाँ पे I got shortlisted only because I had those 2 tick points. Otherwise CV के basis पे I would have been rejected. And then coincidentally उनका qualification criteria was a group discussion where I had an edge because I had tried to build a couple of things. So I had been shameless. I had spoken to a lot of people to raise money for the magazine, for the event, and the other guys were not so outspoken. They could, intellect wise they could have been better, academic wise they could have been much better than me, but उनका for some reasons उनका criteria था कि हम GD पे decide करेंगे कि कौन कौन select होगा. What was the salary, if you don't mind? So my starting salary was 8.5 lakhs. Did you see that much of salary being drawn by anyone in your family or close relatives or anybody you knew at that point in time? Never. I had never anticipated कि 8.5-9 लाख की सैलरी लग जाएगी 2008 में, and this was a job in Pune. So there were 4 of us and we rented a beautiful apartment in Pune that was overlooking the swimming pool. It was 2500 square feet. कोई ज़रूरत नहीं थी एक 25,000 रुपए के घर को रेंट पे लेने की, बट कर लिया हमने. बिकॉज लिटरली आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी पहली सैलरी इतनी ज़्यादा होगी कि मैं इतनी अयाशी से रहूँगा भी, उसके बाद आई विल स्टिल बी एबल टू सेंड 50% ऑफ माई सैलरी बैक होम टू माई मॉम. Yeah. And then I want to ask you this because I heard this story that you were sharing on another platform. You said that there were certain reasons why you could not do an MBA, because you wanted to do an MBA but you couldn't get it because there were certain things that were pulling you down. क्या था वो, if you can share that story with us? हाँ, so first job initially बहुत अमेजिंग था. उन्होंने एक रिजॉर्ट में ट्रेनिंग कराई, हम इतनी अयाशी से घर में रहते थे, बट वंस द नॉवेल्टी स्टार्टेड वेयरिंग ऑफ एंड यू लिटरली स्टार्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये काम बोरिंग है. मुझे तो बोला गया था कि कंसल्टेंट्स बिजनेस क्लास में अप्लाई करते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. बिकॉज वी वर एनालिस्ट्स, आवर ओनली रोल वॉज टू
sit on the table, do a lot of number crunching, and then give that data to our manager, who will further do analysis and speak to the client. So I was literally on the verge of getting fired. मुझे PIP पे डाला गया in my 11th or 12th month, and I knew that the end is coming soon. So I started speaking to my seniors, and but फिर मैंने सोचा कि यार अब कोई तरीका नहीं है, तो उन्होंने बोला तू MBA कर लेगा ना, तू अच्छा कंसल्टेंट, एक्चुअल कंसल्टेंट बनेगा. सो आई रोड द कैट, आई गॉट इन टू IIM अहमदाबाद. बट जिस साल मेरा IIM अहमदाबाद में हुआ, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो गेटिंग मैरिड. सो ऑब्वियसली वी कंपेयर्ड द टू, एंड द फैमिली टुक अ कॉल, आई ऑल्सो टुक द कॉल कि वेडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस MBA. पहले वेडिंग करा लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, और रादर situations forced us to take a call that I cannot pursue this MBA. And but Arnav, आपके टाइम पे कभी loans were not available या फिर you did not consider that because loans were there, but loans उस समय generally 40-50% collateral नहीं था हमारे पास. We never had a house. तो जो लोन मिल भी सकता था, that amount was also very small, only 40-50%. And if I'm not wrong, उस समय भी कुछ 10-11 लाख की फीस थी अहमदाबाद की. So you don't do you regret that looking backwards? Do you think that maybe if I was more मैं अगर ज़्यादा ज़िद्दी होता उस टाइम पे, और if I would have grabbed the opportunity, just take the money from anywhere possible and gotten into an IIM Ahmedabad, my life would have been very different from what I'm doing right now. यार इन हाइंडसाइट तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता है. रीज़न बीइंग कि if I had taken a home loan, an education loan, obviously the next 4-5 years would have been spent on repaying that loan and making enough money to make sure that loan भी जा रहा हो और घर भी चल रहा हो. But in 2010 itself, I started my first startup. So quite clearly, I would have not been able to start my first company. And that first company then became an inspiration for the second company. Inspiration in the sense, एक तो मैंने वो मार्केट देखा इंटरनेशनली कि when I was running my first startup, which was basically into international boutique consulting, and there I had seen how laundromats had developed in Southeast Asia. So that thought had always been there in the back of my mind that there's a brilliant opportunity जहाँ पे आप laundry industry को disrupt कर सकते हो. साथ ही साथ I think that is the problem with entrepreneurship कि एक बार आपको चस्का लग गया, खून लग गया, तो फ्यूचर में आपके लिए किसी के साथ काम करना, किसी के अंडर काम करना becomes very tough. And 50% of my reason for starting Uclean was that जो पिछली जॉब थी मैं उसमें किसी को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था. मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ बॉस ओवर मी. इस पे थोड़ा और डबल क्लिक करते हैं. यू सेड दैट it's very difficult for someone who is already starting up because you have your own ideas and you want to back them up, right? Rather than sitting in a meeting room where you're not aligned with the idea of your bosses, but you have to because you're on a payroll. And this is something that a lot of these very, very bright individuals, they face. But on the other side, what happens is you are in need of that job, you're in need of that month-to-month paycheck that comes to you, and you probably can't get away with the loop that you have put yourself in. इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो? हाँ, so see, honestly, what I did was the most stupid reason to start up. मतलब now that I look back at it, I got lucky, and that's why I'm able to talk about this and share this story with you. But things could have panned out very differently for me. So I will always say that the worst reason to start up is because you're not enjoying a job. Because job is at least giving you security. आपके पास सैलरी आ रही है, आपका घर चल रहा है. आज I can talk about it, but I will never pretend that नहीं मुझे बहुत conviction था. The 50% of the reason why I left Tribo Hotels where I was working was that I did not want to report to a boss, and I think there cannot be anything more stupid than that. So I would always say कि it's a very difficult call. There is no. I read about this. I don't know how accurate this information. Tribo में आप 1 crore per annum की सैलरी पे दे. 1 नहीं था, 84 था. But हाँ, I was one of the highest paid employees at Tribo Hotels, and उस समय Tribo just start हुई थी. They had raised a lot of money, and they made me an offer that I could not refuse. So I was there. I worked there for 15 months, and I left it because I was not enjoying the fact that I don't have the kind of independence. And a lot of credit to them, great founders. They are a very good company even today. But मेरे अंदर वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि यार इनके हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं कर सकते. एंड
I was literally getting suffocated. The reason should be that you have a compelling enough idea, but more than that, you need to prepare the people around you. Your parents should know, your wife, if you're married, she should know, your siblings should know that you're doing this and you're doing this for the good, but you also don't have a control over the final outcome. Right. And how much does your education help in taking that decision? आपको कितना conviction था? So if you would have to have this startup right out of your IIT's days compared to the job experience that you had taken, कितना difference होता है इन दोनों में? So I think I will give a lot of credit to my first startup. While it was not a very big startup, but it helped me understand कि यार, if you're running a startup, how do you make sure that you have a definite cash flow every month? अगर आप कुछ loan ले रहे हो, how do you cover that loan? So that first startup, while it was a smaller startup, but it gave me a lot of understanding into how to manage your cash flows. And I think as a startup founder, as a business owner, the beauty lies in managing the cash flow. शायद IT के बाद अगर मैं immediately बात करता, I don't know, it could have been a disaster because I had zero understanding of. मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि थोड़ी सी सैलरी आई तो अय्याशी में, पुणे में, वी स्टार्टेड लिविंग इन ऑलमोस्ट अ पेंट हाउस, एंड आई एम वेरी श्योर हम स्टार्टअप कर रहे होते तो आई वुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सो इट कुड हैव गॉन साउथ. एब्सोल्युटली. एक IIT वाला जब लॉन्ड्री मैन बनता है, हाउ इज दैट ट्रांजिशन लाइक? सो हाँ, ट्रांजिशन इटसेल्फ वाज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर माई पेरेंट्स. अब मैं बिहार से हूँ तो बिहार में एवरीबडी नोज की एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. मेरी मम्मी के 2 ख्वाब थे, एक तो IIT जाएगा और उसके बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाएगा. तो 50% ख्वाब तो पूरा कर दिया मैंने. सेकेंड वाले पार्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, विच शी रिग्रेट्स इवन टुडे, दैट यार ये भी तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया. बट ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज एट ट्रीबो. दे न्यू कि बहुत सैलरी है, बहुत अच्छी पैकेज है, पूरी फैमिली, पूरे खानदान को बता दिया था. प्लस होटल इंडस्ट्री इज़ अ रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री. अब वो सब छोड़ के तुम चाहते हो कि तुम सब ज़ीरो कर दो, इज़ वन थिंग. ऑन टॉप ऑफ दैट तुम बोल रहे हो कि तुम धोबी बनोगे, वॉज द बिगर स्कैंडल. सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश बैक. पेरेंट्स वर रियली वरिड, स्पेशली माई मॉम वॉज वेरी वरिड कि यार IIT कर लिया. ऊपर से रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि यार IIT करने की ज़रूरत क्या थी, अगर यही करना था तो इसके तो कोई डिग्री चाहिए ही नहीं. तो दैट आई थिंक फर्दर कंपाउंडेड हर मिजरी. बट फॉर्चुनेटली माई वाइफ, शी इज़ अ पंजाबी, एंड पंजाबी से खून में थोड़ा सा बिजनेस है, उसकी फैमिली में बिजनेस था. सो वी हैड वन नाइट वी हैड दिस डिस्कशन, एंड द ओनली कंक्लूजन दैट वी अराइव्ड एट वाज कि अगर हम आज नहीं करेंगे तो कोई और करेगा 2 साल बाद, और हम फेसबुक पे एक दूसरे को टैग कर रहे होंगे कि देखो ये आइडिया में पहले आया था. एंड दैट एक्चुअली कन्विंस्ड मी. आई पुट इन माई पेपर्स द नेक्स्ट डे. अर्नब, आप सोशल मीडिया अगर फॉलो करते हो तो यू प्रॉब्ली मस्ट हैव गॉन थ्रू दीज BTech पानीपुरी वालाज, MBA चाय वालाज. इनफैक्ट आई स्पोकन टू प्रफुल्ल माई सेल्फ. ये जो एक सैलाब है ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स हु काइंड ऑफ bunch their degrees up with the profession that they are getting into. Is this a fad? Does this help you with marketing? Does this help you get somewhere? Does it help you to have that leverage in putting your business somewhere? Why do people do it? See, honestly, this is one title that I hate, and something that I cannot avoid. So multiple media houses, multiple blogs have called me the IIT laundry wala, and I always dreaded this कि ये होगा एक, हाँ, एक दिन ये ज़रूर होगा, कोई ना कोई लिख देगा और उसके बाद एक बंदा लिख देगा एंड इट विल बिकम वायरल. उसके बाद लोग आपको गाली भी देंगे, तारीफ भी करेंगे, सब कुछ होगा. सो आई थिंक मार्केटिंग प्ले स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स हाउ MBA चाय वाला became so famous, and that's why everybody followed him. So lot of credit to Praful, जिसने स्टार्ट किया MBA चाय वाला कॉन्सेप्ट, एंड देन everybody thought कि यार, विदाउट रियलाइजिंग कि उसका MBA का मतलब MBA है भी नहीं. मिस्टर बिल्लोरे फ्रॉम अहमदाबाद. हमें फ्रेंचाइजिंग, मतलब लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू अस फॉर फ्रेंचाइजिंग, हु कनेक्ट विद माई टीम टू टेक अप अ फ्रेंचाइज, दे एक्चुअली से दैट वो जो IIT लॉन्ड्री वाला है उससे भी एक जूम कॉल करा दीजिए, उससे मिलना है.
So ultimately it helps your business. Right. And I completely agree with that. But I want to touch upon this fact that in our society there is a division of labor and laborers that are there, and there are some professions that are looked down upon even today, because there are some people who are assigned to do that particular job, and you being a very educated person, you're not supposed to do that job, right? और ये एक जो सपोज टू डू दैट जॉब वाला पूरा डाइकोटमी है जो हमारे सोसाइटी में चलता है, वो हमारी फैमिली से आता है, वो हमारे क्लोज रिलेटिव से आता है, और वो प्रेशर हम फील करते हैं, राइट? आई एम श्योर आपने भी वो प्रेशर फील किया होगा. हाउ डिड यू कन्विंस देम देन दैट कि अच्छा ठीक है, मैं जो करने वाला हूँ या फिर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ फॉर ऑल द अदर पीपल हु आर लुकिंग एट इट, हु वांट टू बंच दीज टू, जो मैंने आपको कहा कि their education background plus something that they want to do in a respective field that they want to do. आपको कैसे लगता है कि you balance this in a society that we are living? So very true. Like when I talk about my initial days, I literally never convinced my parents. मैंने बस डिसाइड कर लिया, एक ज़िद पकड़ ली कि मुझे करना है, जिसका 50% रीज़न था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो इसलिए मुझे स्टार्टअप करना है, और 50% रीज़न था कि मैंने देखा था कि साउथ ईस्ट एशिया में बिज़नेस कैसे बिल्ड हुआ है. So initially I did not really convince anyone. The idea was that यार मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है. But what you're saying is so relevant कि आज जो हमारे पास लोग आते हैं who want to take up a franchisee of Uclean. Now these are also micro entrepreneurs from different parts of the country. We have cases where a lot of people request us that we should not publicly disclose that we are there or they are our franchise partners. फॉर द सिंपल रीज़न दैट उनके घर वाले क्या सोचेंगे या समाज क्या सोचेगा कि आपने लॉन्ड्री की फ्रेंचाइजी ले ली. मतलब अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूंगा. अभी कुछ दिनों पहले एक केस हुआ था जहाँ पे देयर वाज दिस यंग गाय हु वांटेड टू टेक अप अ यूक्लीन फ्रेंचाइजी. ही केम टू द ऑफिस, टुक अ फ्लाइट, came to the office, sat with our team for 3-4 hours, met me, and he assured that he absolutely wants to do it. Flew back to his hometown. फिर अगले दिन हम एक्सपेक्ट करते पैसे आएंगे, नहीं आए तो शाम तक टीम गॉट एजी. दे कॉल्ड हिम अप एंड दे सेड कि सर मुझे सब कुछ अच्छा लगा लेकिन पापा ने मना कर दिया है कि मैं नहीं बनने दूंगा धोबी. एंड दिस इज़ वेरी रिसेंट. सो आई थिंक वाइल थोड़ा सा things are improving, but India still suffers from the problem where because of our traditional caste system and division of labor, a lot of people would not want to become a dhobi. A lot of people would not want to take or enter a business which at some point in time was also treated as an untouchable business. People would typically not want to sit and have food with the local dhobi. So I think that challenge is there. That challenge will continue to remain, and maybe a generation down the line or 2 generations down the line, it would get the same status as the so-called white-collar businesses. Right. Arnav, I want to talk to you, and this is the second segment of this particular video. हम सब जानते हैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी, हम सब जानते हैं KFC की फ्रेंचाइजी है. How exactly does the franchising model work, right? और इसमें ऐसा क्या होता है that the person who's giving that franchisee gets the benefit year on year? I'll first give you an ideal answer and then I'll give you the actual answer. Ideal answer is that obviously franchising is a way to expand your brand with minimum capital investment and also minimize the operational intensity that comes with opening multiple stores. And McDonald's obviously is the father of franchising. They created franchising and explained everyone. So franchising, it helps. Like for example, I think we were discussing it an hour back also, that especially in the last couple of years, more than 2 lakh, 3 lakh people have lost their jobs. Yeah. Now suddenly that safety net that came associated with job has gone. And a job is now as insecure or as risky as starting up on your own. Yeah. So a lot of people today, they want to instead start up. अब अगर 100 लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें से 95 तो ऐसे होंगे जिनको रातों रात एक आइडिया नहीं आएगा. सो व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? फ्रेंचाइजिंग. बिकॉज फ्रेंचाइजिंग अलाउज यू टू बिकम योर ओन बॉस, become your own entrepreneur, but at the same time have someone who has already done those mistakes. So I think franchising का biggest advantage ये नहीं है कि आप एक बना बनाया सिस्टम ले रहे हो या आपको सपोर्ट मिल जाएगा मार्केटिंग में या ऑपरेशंस में. आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज कि जिस बंदे ने आपको फ्रेंचाइजी दी है, जो ब्रांड है, उसने शायद अनगिनत गलतियाँ करी हैं. Now they have done those mistakes, some of them very expensive, some of them not so expensive. They have learned from those mistakes and they have built systems to avoid those mistakes. Yeah.
So you are going to inherit a system where you can keep your mistakes to a minimal. You will still make mistakes, but शायद आप खुद से start करके जितने mistakes करते उससे बहुत कम करोगे. Right. And about your franchisee journey, when did you start that you want to give away franchises? आपका brand कब इतना बड़ा हो गया then you started giving you clean franchises? So मैं मानता हूँ कि ना franchising मेरे खून में है. My first company which I started in 2010 by the name of Frank Global, there also we were a franchise consultant. हम आपका अगर ब्रांड है तो हम आपको फ्रेंचाइजेबल बना देते, या अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो हम आपको हेल्प करते हैं इन टेकिंग अप अ फ्रेंचाइजी दैट बेस्ट फिट्स यू. सो दैट्स वेयर आई लव्ड, स्टार्टेड गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजिंग, स्टार्टेड लविंग फ्रेंचाइजिंग. सो जब यूक्लीन स्टार्ट कर रहे थे तब से मेरे दिमाग में ये था कि इस मॉडल को इडियट प्रूफ मॉडल बनाना है, एंड वंस यू हैव अ मॉडल दैट इज इडियट प्रूफ देन इट कैन बी फ्रेंचाइज्ड. सो व्हेन यूक्लीन define idiot proof? इडियट प्रूफ इन द सेंस, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. एक सेलिब्रिटी शेफ है, उनका एक रेस्टोरेंट चलता है, एंड से ही गिव्स आउट अ फ्रेंचाइजी इन अ डिफरेंट एरिया. अब सेलिब्रिटी शेफ के पास लोग आते हैं टू ईट अ होल रेंज ऑफ फूड आइटम्स. अब जो सेलिब्रिटी शेफ है वो अवतार नहीं क्रिएट कर सकता है. उसके जो हाथ का खाना है, जो उसके हाथ का टच है, वो किसी को कितना भी ट्रेन कर दे, he might not be able to achieve that level of perfection. So technically if he is training another chef, that chef could turn out to be that idiot जिसने नमक ज़्यादा डाल दिया या जिसने चीनी ज़्यादा डाल दी, तो that food becomes hell for you. So such models are not idiot proof models. That is why you will see globally celebrity chef के restaurants कभी भी उतने popular नहीं होते हैं जितना उनका main restaurant होता है. I will not name the guy, he is India's most respected celebrity chef, but उन्होंने एक restaurant chain start किया था. आज भी उसे कुछ 3-4 restaurant चल रहे हैं, but it turned out to be one of the biggest disasters of his life. So I think there are some models that you cannot make idiot proof, and then there are some models that can actually be made idiot proof, like McDonald's or Subway, जहाँ पे कुछ human intervention है ही नहीं. आप Subway पे आते हो, आप बोलते हो यार मुझे ये ब्रेड चाहिए, मुझे ये लेटस चाहिए, मुझे ये सॉस चाहिए, उसमें क्या गलती कर सकते हो? करेक्ट. सो आपको ये लगा कि योर मॉडल वाज द इडियट प्रूफ मॉडल? हाँ, आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस मॉडल कैन बी मेड इडियट प्रूफ, बिकॉज जो कपड़े धुलेंगे वो तो मशीन में धुलेंगे, तो मशीन ए लोकेशन पे हो या बी लोकेशन पे हो, सी लोकेशन पे हो, वो धोएगी तो सेम क्वालिटी का. थोड़ा बहुत उसमें मैनुअल इंटरवेंशन आएगा, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट लॉन्ड्री इज वन बिजनेस विच कैन बी मेड इडियट प्रूफ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड थ्रू ऑटोमेशन. बट लॉन्ड्री बिजनेस इन itself, and correct me if I'm wrong, itself is very easy business to get in, right? आपका मोड क्या है इसमें? एज अ बिजनेसमैन यू सीरियसली डोंट हैव एन IP दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्टॉपिंग मी कि आप नहीं कर सकते ये चीज़. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी ऑलरेडी आपके 15 कंपिटिटर्स होंगे, राइट, इन दिल्ली itself. So how do you justify taking up a business which is so easily copyable? 100% right. So this business technically is very easy to do. ना मैं मशीन मैन्युफैक्चर करता हूँ, ना मैं डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर करता हूँ, ना मैं कुछ और मैन्युफैक्चर करता हूँ. आप भी चाहो तो सेम मशीन खरीद सकते हो, सेम डिटर्जेंट खरीद सकते हो, अपना ब्रांड लगा के स्टार्ट कर सकते हो. आई वुड ऑलवेज से, आई वुड नेवर कॉल इट अ मोट. आई थिंक इन दिस बिजनेस और बिजनेसेस सिमिलर टू दिस, लाइक अ सैलून बिजनेस, जहाँ पर कोई डेफिनेट मोट नहीं होता है, बट यू विल ऑलवेज हैव द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. तो जो मिस्टेक्स मैंने शुरू में करे हुए हैं, मैंने शायद आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स करे हैं, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन not doing those mistakes or not repeating those mistakes, which could help you save a lot of money. That's my only promise to a potential franchisee. किस तरीके से फ्रेंचाइजीज पैसे अर्न करती है? सो फॉर एग्जांपल यू सेल योर फ्रेंचाइजी टू सम पार्टनर, द फ्रेंचाइजर हु इज टेकिंग इट, आप 10-20 लाख रुपए में वो फ्रेंचाइजी बेचते हो उनको, एंड देन डू यू गेट एनुअल रेवेन्यूज फ्रॉम देम? डू यू completely rely on them? What are the kind of services that you provide, and why do they trust a franchisee with the money that they keep on paying? So I think one is the networking effect that comes into picture. The bigger you are, the more signages you have. बहुत simple से आप ओयो की बात करो, why do so many hoteliers, while obviously there are a lot of negative stories etc, but why does somebody become a franchisee of Oyo Hotels? Because he knows that वो एक बहुत बड़े चेन का, एक बहुत बड़े ब्रांड नेम का पार्ट बन जाता है, एंड कस्टमर वुड मोर लाइकली ट्रस्ट एन ओयो as compared to a hotel संगीत, होटल गीत, whatever. So for the same reason, एक फ्रेंचाइजी, जितने आप बड़े ब्रांड होते जाओगे, फ्रेंचाइजी start seeing the power of network in action, that this is a recognizable brand.
it will instill trust and confidence in a prospective customer as compared to starting on my own. And now, since you are taking that brand name, since you have that signage at your place, you know that you have to pay something to the brand owner, some license fee to make sure that you're able to retain that branding. Because शायद आप जितना दे रहे होगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न आ रहा है, because customers are trusting you and they are willing to trust their very expensive clothes and entrust their cleaning to you. So I think that is the only simple reason why people would want to be a part of a franchise system. Right. You mentioned Oyo. What are some of these great franchises in India that has stood the test of time, और जिन्होंने actually market conditions को देखते हुए बहुत सही time पे entry मारी और they are doing great business? The biggest and the most successful example in my opinion is DPS. जो DPS ने अचीव किया है, जो DPS का इंडिया में रेप्यूटेशन है, the kind of trust that people have in that DPS brand and the kind of esteem that people have saying that मैं DPS RK पुरम का प्रोडक्ट हूँ, मैं DPS वतन कुंज का प्रोडक्ट हूँ, या for that matter मैं DPS प्ले स्कूल का प्रोडक्ट हूँ. I don't think any brand even comes close to the kind of stature that DPS today commands in the Indian market. And obviously revenues are super. Javed Habib Salons हो गया, Eurokids Preschool हो गया. There are a lot of brands across different sectors, especially in a country जहाँ पे franchising मुश्किल से 20 साल पुरानी है. We are not US and Europe जहाँ पे 70-80 साल से franchising चल रही है. इंडिया में franchising इतनी नहीं है कि India does not have franchising laws. अगर आज मैं अपने किसी फ्रेंचाइजी के साथ लीगल डिस्प्यूट में जाता हूँ तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज. वेदर वो फ्रेंचाइज कर रहे नहीं कर रहे डजेंट मैटर. टू पार्टीज दैट गॉट इनटू एन एग्रीमेंट टू रन अ बिजनेस, and that's how the Indian courts perceive it. India does not have franchising laws, so that's how new franchising in India is. What are some of the downsides of franchising model? So for example, whoever is taking that and somebody like you who is providing that franchisee, what are some of the downsides that we don't talk about much? So I think very important to understand that franchising is very similar to getting married to each other. आप literally शादी कर रहे हो, एक बंदा आपको पैसे दे रहा है, आप बदले में उसको ब्रांड नेम दे रहे हो, एंड शादी है तो देर विल बी अप्स एंड डाउन्स. अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे, आप झगड़ोगे, हो सकता है आप लीगल नोटिसेस भी एक्सचेंज करोगे. सो दैट अवेयरनेस इज स्टिल टू बी क्रिएटेड. अ लॉट ऑफ टाइम्स इन इंडिया फ्रेंचाइजीज आर बीइंग सोल्ड on fake promises, because ultimately a lot of brands are created which I call fly by night operators, जो 50-60 फ्रेंचाइजी बेच देते हैं 2 महीने में और फिर धरती से गायब हो जाते हैं. So one of the biggest downside is that franchising is becoming popular in India. Lot of people want to start up, they don't have a business idea of their own, they decide to take up a franchise, and then they come across these fly by night operators who give them ridiculous commitments, ridiculous promises, and then you will always have people who will fall for it. इंडिया में गलिबल लोग बहुत हैं. छोटे शहरों में आप जाके प्रॉमिस कर दोगे कि यार आप 5 लाख लगा दो, मैं 3 साल में आपको 10 लाख की गारंटी देता हूँ, अग्रीमेंट भी साइन करने के लिए रेडी हूँ, और फिर आप रातों रात नेपाल भाग गए, बांग्लादेश भाग गए. सो इट इज़ हैपनिंग, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट इन इंडिया. सेकेंड इज़ ऑल्सो जो दूसरा साइड है, जो एक्सपेक्टेशन साइड है फ्रेंचाइजी का. अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड बिकॉज दे बिलीव कि मैंने 50 लाख 20 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, ये गारंटीड इन्वेस्टमेंट है, अब ये ब्रांड मुझे चला कर देगा, यही मुझे 5 साल खिलाएगा, विच कैन नेवर हैपन. बट ये एक्सपेक्टेशन तो आपके साथ भी होती होगी. देयर आर प्लेसेस वेयर फ्रेंचाइजीज डोंट वर्क, देयर आर probably you get something right, like जो marketing की 3-4 पता नहीं अभी कितनी P's हैं, you get 1 P wrong and probably your franchisee at that particular place will not work. So then ये जो grievances होते हैं वो आप कैसे handle करते हो as somebody who provides franchising? So I'll be honest, when we started Uclean and when we started franchising Uclean, we worked with anyone and everyone. And फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, 2 तरह के लोग आते हैं, पीपल विद इन्वेस्टर माइंडसेट, पीपल विद ऑपरेटर माइंडसेट. इन्वेस्टर माइंडसेट वाले ट्रीट करते हैं कि मैंने 20 लाख लगा दिया, 25 लाख लगा दिया, अब मैं भूल जाता हूँ बिज़नेस को, ये बिज़नेस ऑटो मोड में चलेगा और मुझे हर महीने पैसे कमा के देगा. तो जब हम बेच रहे थे, जब हमने स्टार्टिंग में बेचना शुरू किया था, तो लक्ष्मी को नाम नहीं बोल पाते थे. कोई आया सामने से, उसने अपने एक्सपेक्टेशन क्लियर किए कि भाई मैं बैठूंगा नहीं, मैं शायद 3 दिन में एक बार चक्कर लगा लूँगा, चलेगा? बोलते बिल्कुल चलेगा सर, आप पैसा दो. तो हम पैसे ले लेते थे.
बट वी रियलाइज दैट इट वॉज डूइंग अस मोर हार्म देन गुड. शॉर्ट टर्म में तो कैश फ्लो आ रहा था, बट अगर स्टोर्स बंद हो रहे थे तो मार्केट में देर वॉज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो दैट वॉज हैपनिंग. सो टुडे वी आर मोर केयरफुल. आई विल स्टिल नॉट से दैट वी आर 100% परफेक्ट. जब कैश फ्लो प्रेशर होता है या किसी सेल्स टीम मेंबर के ऊपर प्रेशर होता है तो ही माइट ऐड सम मिर्च मसाला टू इट while selling the franchisee. But today I would say we are careful. We typically want to hire people who come in with an operator mindset कि मुझे पता है कि मैं 25 लाख लगा रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस 70-30 है. 70% मेरा एफर्ट है, 30% ब्रांड का एफर्ट है. एंड दिस इज समथिंग दैट वी नाउ टिपिकली मेक इट वेरी क्लियर ड्यूरिंग ऑल आर सेल्स पिचेस ऑल्सो कि सर आपको काम करना पड़ेगा. अगर आप 70 करोगे तभी मैं 30 कर पाऊंगा. Right. Arnav, let's talk about numbers a little bit. I've read about this all across the internet saying that 100 crore. ये क्या है? 100 crore is the revenue that you did. Are you doing more than that now? How has the health been for the company post COVID? And आप अभी कहाँ पे situated हो? तो ये जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं या 150 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये हमारा पूरा सिस्टम का सेल्स है कि अगर मेरे 500 स्टोर हैं अक्रॉस इंडिया तो ये सब मिला के 125 करोड़ 150 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं. मतलब इतने रुपए के हम कपड़े धो रहे हैं, कपड़े, जूते, सॉफ्टवेयर. और ये पूरा इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है? इंडिया का मार्केट इज़ $30 बिलियन प्लस. तो हम उसका 1% भी नहीं है आज के डेट पे. वाइल वी माइट बी द लीडिंग लॉन्ड्री ब्रांड इन इंडिया, बट आई थिंक ऑल द ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री ब्रांड्स पुट टुगेदर विल बी लेस देन 5%. तो आज भी ये जो मार्केट को सर्विस कर रहा है वो तो धोबी है, या छोटे छोटे धोबी या लोकल स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स दैट आर स्टिल कंट्रोलिंग 95% ऑफ दिस $30 बिलियन पाई, विच ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. आप 1% मार्केट शेयर पे आप ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न बन सकते हो. ये इस मार्केट का करंट कंडीशन है. एंड फॉर अस ऑल्सो वी हैव सीन अस वेरी गुड ग्रोथ पोस्ट कोविड. कोविड में तो मार्केट डेड हो गया था. लॉन्ड्री अनफॉर्चुनेटली इंडिया डिड नॉट गेट क्वालिफाइड एज एसेंशियल सर्विस. यूरोप में इट वॉज एसेंशियल सर्विस. हमने बहुत सारे मेल डाले, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड वी वर ऑलवेज नॉन एसेंशियल सर्विस. तो उस समय उस दौरान इनफैक्ट बहुत सारे हमारे स्टोर बंद भी हुए थे. क्लोज टू 40 स्टोर्स ऑफ यू क्लीन क्लोज डाउन ओवर दोज 12 months बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट विलिंग टू रिड्यूस द रेंट. सैलरीज थे, बिजनेस आ नहीं रहा था, तो बहुत लोगों ने थकार के बंद कर दिया. बट पोस्ट कोविड आई थिंक इंडियंस आर शॉपिंग विद अ वेंजियंस. सो वो चाहे रिटेल हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या सर्विस हो, पीपल वॉन्ट दैट. पीपल वॉन्ट कि बहुत हो गया, बहुत कपड़े धो लिए, अब आप कपड़े धो के दो. सो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी लास्ट couple of years, 3 years have been very positive for us. Super. And again, just double clicking on that, where are you exactly right now in terms of revenue numbers, if you can disclose that? और कितनी बड़ी हो गई है आपकी कंपनी starting from just you and probably a couple of other people who trusted in your business? So currently we are doing about 150 crores of consolidated sales. We started with 3 people, I, my wife, and we had one team member who did the ironing of clothes. आज हम at a team level we are 81 people. At a company level आप देखोगे जो stores पे काम कर रहे हैं indirectly employed with Uclean है, वो मिला के we are about 2500. So Arnav, final few questions. You decided not to go for the MBA. You decided you wanted to do the hard way of learning it on the job, and probably you did. You mentioned that you started with 3 people and now there are close to 80 people who work with you. What would you prefer? So would you prefer this journey that you have taken so far, or would you prefer जो बुक की नॉलेज होती है, जो आपको बिज़नेस सिखाती है, जो आपको स्मार्ट बनाती है, आपको ये सिखाती है कि लिखना, पढ़ना, बोलना और लोगों से बात करना और बिजनेस को भी VCs के पास पहुंचाना कैसे है, वो बेटर है या फिर आपने जो किया वो बेटर है? आई एम अ बिग फैन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. तो व्हाइल आई लव बुक्स, ऐसा नहीं आई डोंट लव बुक्स, बट एंड आई लव बिजनेस बुक्स ऑल्सो. आई लव नॉन फिक्शन. I read a lot. I try to read a lot, but I still feel that, and nothing against MBA, great MBA colleges in India and globally, but I still feel that शायद I would have gotten too bored because इंडिया में MBA बहुत rigorous है. इंडिया में क्या, globally also MBA बहुत ज़्यादा स्टूडियस होता है. एंड आई थिंक मैंने जितनी मेरी स्टडी करने की कैपेसिटी थी वो मैंने IIT में एग्जॉस्ट कर दी थी. तो आई थिंक आई वुड हैव नॉट एन्जॉयड, probably dropped out, या probably just would have scraped through, then taken up a job, gotten bored there, kept switching jobs. So I feel if given the chance to go back, say 20 years in life, I would still want to do it this way. Are your parents still alive? Yes. Are they proud of what you have made so far, or they still say that
धोबी ही क्यों बनना? So my mom always had this dream that she wanted me to go on stage and talk like Mukesh Ambani does. तो शी इज़ वेरी हैप्पी. उनके लिए तो अगर जैसे अभी ये आप यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, शी विल वॉच इट एटलीस्ट 20 टाइम्स. शी डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बट आई स्टिल नो दैट वो पूरा देखेंगी, 10 बार देखेंगी, 20 बार देखेंगी. दिन भर उनके फ़ोन पे वही चलता रहता है. आंटी अ बिग हार्ट टू यू. So for her, this makes her very, very happy. And my father, unfortunately, is a patient of advanced Parkinson's for the last 3.5 years. So he doesn't really register anything. But शुरुआत में जब न्यूज़पेपर्स में फोटोज आई थी, he was very, very proud. And आपकी community कितनी proud है? So we started this conversation with Bihar because I wanted to touch down upon this fact, क्योंकि मैंने खुद की लाइफ में भी ये देखा है, and I felt that in myself that आप हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हो कि आप झारखंड से हो, आप बिहार से हो, आप अभी तो वेस्ट बंगाल से होना भी इन्फीरियरिटी का पार्ट है. एंड देन व्हेन यू अचीव समथिंग यू काइंड ऑफ बिकम दिस लाइक एन एग्जाम्पल, राइट? जो एग्जाम्पल वहाँ के लोग देते हैं कि अच्छा मुझे अर्नब जैसा बनना है. सो आपकी कम्युनिटी अभी आपके बारे में क्या सोचती है? आपके इमीडिएट रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? एंड हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट डू यू थिंक अ सक्सेस ब्रिंग्स टू द टेबल? So I think especially for a state like Bihar and Jharkhand, जहाँ पे ट्रेडिशनली IAS ऑफिसर बनना या IITian बनना या मेडिकल निकालना बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज का वो था, लोग आपको पेडेस्टल पे रेस कर देते थे. दैट इन द लास्ट 7-10 years दैट हैज़ व्हाइल दैट स्टिल रिमेन्स. आज भी बिहार में IAS से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया entrepreneurship has suddenly become fashionable. Entrepreneurship is in vogue. जिनको UPSC नहीं परस्यू करना है, suddenly they start becoming entrepreneurs. आजकल बिहार में आप देखोगे 15 साल का entrepreneur, 14 साल का entrepreneur, कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ रैंडम कर रहे हैं, बट लोग फाइट मार रहे हैं. तो आई थिंक बट द नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ बिहारी entrepreneurs is still very limited. Either you have someone like वेदांता वाले अनिल अग्रवाल जी जो कि लेजेंड है, but the number of startups that have raised funding or that have done well is still limited. So whenever I travel to Bihar, Jharkhand, which I do pretty often, बहुत अच्छा लगता है, पहले से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, I get a lot of respect. I'll be very honest. You almost feel pampered. You look forward to going. अगर entrepreneurship drive करेंगे, then you will have people wanting to stay in the state, which has been the biggest problem with Bihar and Jharkhand, कि लोग रुकना नहीं चाहते हैं. लोग दिल्ली भाग गए, बॉम्बे भाग गए, रैंडम काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं टिकना चाहते हैं. बट आई डू सी दैट रिवर्सिंग अ बिट. आई वुड नॉट से फुल सर्कल होने वाला है, बट आई डू सी दैट द नंबर ऑफ यंग बिहारीज एंड झारखंडीज wanting to stay in the state and do something as an entrepreneur is increasing. Do you hire from institutes like IIMs or IITs? So I had written something on LinkedIn and it got very controversial. But so far we have we fired initially, and then what we did was we have grown people from the bottom. So a lot of almost 70% of my team is people from the Dhobi community who started with us as store managers, gradually became more senior, and then are finally part of the corporates. But that doesn't mean we don't hire. We do have people from a couple of IITs. We have people from Symbiosis. I don't think we have anyone from IIM, probably because they're more expensive. Understood. So I'm going to end this particular conversation of ours on this note where I usually ask people about the advice that they would give their 20-year-old self. Today, being a founder also gives you a certain social status, a certain social validation, and it's very easy to get swayed by all the accolades that come around with it, all the validation that comes with it. So the only thing that I would always want to say is that don't become an entrepreneur for the sake of calling yourself a founder on LinkedIn or on Instagram, because शुरू में जो ग्लैमर आएगा बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपके दोस्त आपको इज्जत दे रहे हैं, बट दैट जर्नी इज़ वेरी शॉर्ट. उसके बाद वंस यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट बिजनेस, यू विल रियलाइज दैट यू हैव स्क्रैच्ड द सरफेस एंड इट्स much more uglier than you thought. So one, never do it for social status, never do it for validation. It's actually better to do a job and give your best there rather than trying to be an entrepreneur and then not even giving it your 50%.
And second, if you're doing it, then do it for a longer haul. Make sure you have the confidence, or you have done at least a good job of building the confidence of people around you. क्योंकि अगर आपकी family आपके साथ नहीं है ना, in the long run, तो your life will become a hell. Super. Thank you very much, Arnav, for talking to us for so long. I hope that you kind of had a fun experience reminiscing about the things that you have done so far in life, and I wish you all the best to take Uclean from 500 to probably X number that you have in mind, or at some point you start this service in Dimna where your parents can go there and wash their own clothes and tell the people around that ये मेरे बेटे का है. Thank you so much. It was lovely talking to you.